हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। आप लोगों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी कि हम आप लोगों के लिए पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो भी बनाएं। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज का फर्स्ट सेशन एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1 ऑफ पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इस सेशन में हम कवर करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागोजिकल एनालिसिस, लेसन प्लानिंग और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस सेशन के बाद आपको इकोनॉमिक्स पेडागोजी का बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ जाएगा और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने का तरीका और ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, इस सब के बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम थियोरीज और कंसेप्ट को कवर करते हुए सारे कंसेप्ट जो है, टॉपिक्स जो है उसको कवर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम इसमें क्या करेंगे, सेशन में एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते हर एक कंसेप्ट को गो थ्रू करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया हमारे हाथ में। इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अभी स्मार्ट वर्क करना होगा, सो दैट जल्द से जल्द हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए और जो भी क्वेश्चन है वो सब भी कवर हो जाए। इसलिए आपको क्या करना होगा, बुक्स और पेन रेडी रखना है, हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्टेज टू एक्सीलेंस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो एंड में लाइक कीजिए, अपने फीडबैक्स कमेंट पे बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। सो लेट्स बिगिन विथ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को समझने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम अपना कंसेप्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कवर करता है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी जो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, और दूसरा है सोशियोलॉजी जो सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब एज अ सोसाइटी का मेंबर होने के नाते। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, मतलब हमने जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, टर्म है, इसको हमने डिराइव किया है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मतलब है विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर का मैनेजमेंट करना। तो घर के मैनेजमेंट के लिए हमको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे चीज़ों का जो मैनेजमेंट है इसको ओइकोनोमिया कहा जाता है ग्रीक में, और उसी वर्ड से हमने डिराइव किया है इकोनॉमिक्स को। Economics is referred to as Queen of Social Science by Paul Samuelson. पॉल सेमुएल्सन ने इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील करता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी आर्थिक पहलू में क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य किस तरह से अपनी अनगिनत ज़रूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करता है, इससे डील किया जाता है। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मीन्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को देखते हैं। यह 1933 में मिस्टर सर रैगनर फ्रिस्क ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टर्म है उनको अंकित किया था, दैट मीन्स ओरिजिनेट किया था, जिसको ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या कौन से टर्म्स है, इसको हम डीपली देखते हैं। सबसे पहला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो इस ब्रांच में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब छोटी से छोटी जो टर्म है उन सारे चीज़ों को कवर करते हैं। दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इस टर्म को ग्रीक वर्ड माइक्रोस से डिराइव किया था। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के छोटे से छोटे बिहेवियर और वेरिएबल्स जैसे कि हाउस होल्ड, वर्कर, फिर इंडस्ट्री एक्सेट्रा जैसे चीज़ों को डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स है वांट्स मतलब ज़रूरतें, गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलिटी उपयोगिता जिसको हम कहते हैं, वेल्थ धन दौलत, वैल्यू मूल्य, पर्सनल इनकम जो आपका खुद का इनकम है वो, एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। सेकेंड ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है लार्ज मतलब बड़ा, एग्रीगेट मतलब सबको मिलाने के बाद, और टोटल मतलब क्वाइट सिंपल सबको जोड़ने के बाद जो फिगर डिराइव किया जाता है उसको कंसिडर करते हैं। तो दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये हमने डिराइव किया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, ठीक है, जिसका मतलब है लार्ज, जो बड़ा कंसेप्ट को कवर करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हर एक चीज़ का टोटल या एग्रीगेट फिगर जो है उसको देखता है, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स, टोटल कंजप्शन, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड को स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये इनके बेसिक कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम।
सो ये तो थे हमारे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टर्म्स इकोनॉमिक के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स सो दैट हम इकोनॉमिक को और ज़्यादा डीपली और बेटर वे में समझ सके। तो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है एडम स्मिथ्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ economics. According to Adam Smith 1723 to 90, economics is the science of wealth. Adam Smith जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इनके अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक्स है वो एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने डिफाइन किया है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम कंजप्शन, प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जैसे चीज़ों के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। ही इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1776। एडम स्मिथ अपने बुक किताब वेल्थ ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं जो कि आया था ईयर 1776 में, जिसमें इन्होंने अपना इस डेफिनेशन इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ को डिफाइन किया था, प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था उसको। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। एल्फ्रेड मार्शल 1842 to 1924 wrote a book Principles of Economics in 1890। एल्फ्रेड मार्शल ने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ईयर 1890 में। इन इट ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा था कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब मार्शल के मुताबिक जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरफ जिस तरह से स्टडी है वेल्थ का, वो दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट स्टडी है ह्यूमन बीइंग का, बिकॉज इसमें क्या होता है हम ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसलिए कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया था, एन ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ दिस डेफिनेशन इज इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब कुछ वक्त के बाद में इन्होंने अपनी ये जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन यानी चेंजेस किया था। पहले जहाँ पर वो मैनकाइंड था स्टडी ऑफ, अब यहाँ पर क्या हो गया, वो मैन्स एक्शन हो गया है। तो मार्शल क्या कह रहे हैं, मार्शल के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक है वो एक बिहेवियरल साइंस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड डेफिनेशन देखते हैं लियोनेल रॉबिन्स का। इनके अकॉर्डिंगली जो स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन जो इन्होंने प्रोवाइड किया है, क्या मतलब है इकोनॉमिक का एज अ स्कार्सिटी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव में, इसको हम देखेंगे। रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। ठीक है, रॉबिन्सन कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो विज्ञान यानी साइंस है जो मानव यानी ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो अंत तक यानी एंड तक, और स्कार्स मतलब दुर्लभ के बीच के जो रिलेशनशिप है संबंध के रूप में अध्ययन करता है। ठीक है, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज़ यानी वैकल्पिक जो उपयोग है वो होता है। इन हिज बुक एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने जो इकोनॉमिक का स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोवाइड किया था, उन्होंने अपनी किताब एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस वाली किताब में इस डेफिनेशन को इंक्लूड किया था। क्लियर? तो ये तो थे हमारे तीन महारथी जो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, इनके पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वी हैव वेरी ओल्ड इकोनॉमिक ट्रेडिशंस। भारत में बहुत ही पुराने वक्त से, पुराने समय से आर्थिक जो परंपराएं हैं वो चलती आ रही है। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य वॉज यूज ड्यूरिंग, अर्थशास्त्र वर्ड को हम यूज़ करते हैं समटाइम्स इकोनॉमिक को एज अ शुद्ध हिंदी में डिफाइन करने के लिए। अब अर्थशास्त्र एक्चुअली एक बुक है जो कि कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र का मतलब है, अर्थ का मतलब है वेल्थ, मतलब धन या दौलत, एंड शास्त्र का मतलब है विज्ञान। तो इसका कंप्लीट मीनिंग है किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो वेल्थ यानी धन को प्राप्त करता है, एक्वायर करता है और उसको मैनेज करता है। अर्थशास्त्र को लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा जो कि मौर्यन पीरियड के थे, जिनको हम बहुत ही पॉपुलरली चाणक्य और विष्णुगुप्ता के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य कौन से सिस्टम में अर्थशास्त्र को यूज़ करते हैं, इस क्वेश्चन में हमको ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस है ए यूनिवर्सिटी सिस्टम विश्वविद्यालय, बी गुरुकुल सिस्टम, सी पाठशाला सिस्टम एंड डी मदरसा सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुरुकुल सिस्टम, क्योंकि कौटिल्य मतलब चाणक्य जिस वक्त के थे उस वक्त में यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, पाठशाला मतलब स्कूल्स नहीं थे, ना ही मदरसा थे। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है गुरुकुल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एक्सपांडिंग डोमेन ऑफ इकोनॉमिक इन द सोशल साइंस हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज। जो इकोनॉमिक का एक्सपांडिंग डोमेन है, बढ़ते आ रहा है सोशल साइंस में, मतलब सामाजिक विज्ञान है, उसको हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शन है हमारा ए इकोनॉमिक इश्यूज आर्थिक मुद्दे, बी इकोनॉमिक क्राइसिस आर्थिक संकट, सी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधियां जिसको हम कहते हैं, एंड डी इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म यानी जो नॉन एस्पेक्ट होते हैं लाइफ का, उन जैसे कंसेप्ट को कवर करना, जैसे कि क्राइम, लॉ, फैमिली, पॉलिटिक्स, रिलीजन एक्सेट्रा जैसे का इकोनॉमिक एनालिसिस करना। ऐसे सिचुएशन जहाँ पर एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पावर जो है वो गेन करती है, जो दूसरे कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। तो जो सामाजिक मतलब विज्ञान है इकोनॉमिक का जो बढ़ते जा रहा है आज की स्थिति में, उसको हम एज अ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इज करेक्ट। आपके सामने जो स्टेटमेंट्स मैंने प्रोवाइड किया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स के संबंध में सही है यानी करेक्ट है? ए इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस, क्या हम इकोनॉमिक को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान मानते हैं या नहीं? बी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, क्या हम ने जो इकोनॉमिक का टर्म है इसको एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से डिराइव किया है? सी इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक जो है वो ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करता है। एंड डी इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, इकोनॉमिक एक घर को किस तरह से संभाला जाता है, मैनेज किया जाता है, ऐसे टर्म से रिलेट करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर के लिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 जिसमें हमने प्रोवाइड किया है ए, बी एंड सी स्टेटमेंट जो है वो तीनों ही सही है। ऑप्शन 2 में हमने प्रोवाइड किया है कि जो ए एंड बी स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। ऑप्शन 3 में हमने प्रोवाइड किया है कि जो ऑप्शन बी और सी है वो दोनों सही है। एंड ऑप्शन 4 में हमने प्रोवाइड किया है कि जो चारों ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ये चारों के चारों ही सही है। ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी अगर ध्यान से सुना होगा और समझा होगा तो आपके लिए ये इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, जहाँ पर स्टेटमेंट ए, बी, सी और डी जो है ये चारों के चारों ही सही है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम रमेश की फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? हमारे ऑप्शंस है ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बड़े बड़े लार्ज कंसेप्ट या एग्रीगेट या टोटल कंसेप्ट को कवर करता है, फॉर एग्जाम्पल टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स एक्सेट्रा। बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो छोटे से छोटे टर्म को कवर करता है जैसे कि वॉन्ट्स, कंजम्पशन, यूटिलिटी, इन सारे चीज़ों को। सी गुड्स एंड सर्विसेज, आपके जो सामान है, आपकी जो सर्विसेज है ये। या फिर ऑप्शन डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? जीडीपी जिसको हम कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू हर एक कंट्री का जो प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों ये टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स है? क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्या कहा है, एनुअल इनकम तो हमने कहा है, पर हम किसके बारे में कह रहे हैं? सिर्फ एक सिंगल फैमिली रमेश के बारे में कह रहे हैं ना, हम एज अ पूरा कंट्री को कवर नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ कवर नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज हम यहाँ पर क्या करें, जितने भी लोग हैं पूरे कंट्री में सिर्फ एक सिटीज़न के फैमिली मेम्बर्स के एनुअल इनकम के बारे में बात करें, ना कि पूरे कंट्री के बारे में बात कर रहे। क्लियर? इसीलिए ये डिफरेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिए। देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज़ अबाउट द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब जो इकोनॉमिक का स्कोप है इसके लिए बहुत ही अलग अलग व्यूज़ आते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस ग्रोथ इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूसली इस सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है, बढ़ोतरी देखने को मिली है, चेंजेस देखने को मिली है, इसके लिए बहुत ही अलग अलग लोगों के विचार हमको इसमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड थ्रू, इकोनॉमिक को किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं? हमारे ऑप्शंस है
एक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन जो ह्यूमन वांट्स अपने सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करता है, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करता है। प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, जिस तरह से जो ह्यूमन है वो लोग उत्पादन मतलब प्रोडक्शन जो भी होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं, अपना वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो लार्जर टर्म्स को कंप्यूट करता है, कवर करता है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे छोटे टर्म्स को, सिंगल टर्म्स को कवर करता है। एंड डी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, जो इकोनॉमिक्स है उसको 5 मेजर डिविजन्स के थ्रू स्टडी किया जाता है, जैसे कि कंजम्पशन जो मैंने अभी आपको समझाया, मतलब जब हम गुड्स और सर्विसेज जो है कंज्यूम करते हैं उसको कवर करता है। प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर जो आपका गुड्स है उसका उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको कवर करते हैं। फिर आता है एक्सचेंज, जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज के बदले में क्या एक्सचेंज करते हैं, बाइंग और सेलिंग वाला जो एक्टिविटी होता है वो इस सेक्शन में आता है, क्योंकि जो बाइंग और सेलिंग वाला जो प्रोसेस है इसमें एक्सचेंज होता है। कभी कभी क्या होता है, जो बायर है वो आपको क्या होता है, सामान देता है और बदले में क्या लेता है, वो पैसा लेता है, इसके वजह से इसमें एक्सचेंज का टर्म आता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सामान के उत्पादन के लिए हमको 4 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको खर्चा तो देना पड़ेगा, इसका तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा, तो जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक सेक्टर में, सो दैट हर एक जगह में कोई भी रुकावट ना आए और जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो प्रॉपरली होता रहे। और जो 5th कंसेप्ट है वो है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है, एक स्टडी है जहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट किस तरह से पैसे कमाती है और किस तरह से खर्चा करती है, इसमें कवर करते हैं। इसीलिए हम पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करते हैं। और मॉडर्न अप्रोच जो है इसमें क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज हमारा जो ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन बी है ये दोनों ही टर्म जो है ऑप्शन डी में हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, और जो ऑप्शन सी है मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक ये आ जाता है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। तो एज अ होल कंसेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इकोनॉमिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। क्यों इकोनॉमिक सब्जेक्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है स्कूल करिकुलम में। हमारे ऑप्शंस हैं, ए हेल्पफुल इन टैकलिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो भी एक लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, आर्थिक समस्याएं आती है, उन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारा मददगार साबित होता है, हमारे काम आता है। बी एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज, जहाँ पर स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, वो सारे चीज़ों का एनरिचमेंट होता है। सी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब इंसान को अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुली जीने के लिए सारी जो चीज़ें इकोनॉमिक के जो टर्म्स है जानना ज़रूरी है, वो सारी जानकारी उसको मिलती है, इसीलिए ये एक ज़रूरी कंसेप्ट है, ज़रूरी सब्जेक्ट है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसके अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है स्कूल करिकुलम में इंक्लूड होना, इसके बारे में जानकारी पहुंचाना स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो या फिर उनका नॉलेज हो या फिर उनका ज़िंदगी किस तरह से जीना है, इन सारे चीज़ों में, इन सारी जगह में मददगार साबित होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक इज डैश इन मेथडोलॉजी एंड डैश इन एप्लीकेशन। इकोनॉमिक को क्या कंसिडर किया जाता है मेथडोलॉजी में, एंड डैश इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या कंसिडर किया जाता है। हमारे ऑप्शंस है, ए इकोनॉमिक इज बोथ साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक को साइंस और आर्ट दोनों ही माना जाता है। बी इकोनॉमिक इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, मतलब इकोनॉमिक जो है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों ही है। सी इकोनॉमिक इज़ बोथ कॉमर्स एंड साइंस, क्या इकोनॉमिक्स दोनों कॉमर्स एंड साइंस दोनों ही है। एंड डी इकोनॉमिक इज़ नॉट आर्ट्स बट ओनली साइंस, पर जो इकोनॉमिक्स है वो आर्ट्स नहीं है, सिर्फ साइंस कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इकोनॉमिक इज़ बोथ आर्ट, साइंस एंड आर्ट, क्योंकि वो
साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, उसके अलग अलग साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इसीलिए जो इकोनॉमिक है इसको मेथडोलॉजी ऑफ साइंस माना जाता है। एंड डैश इन एप्लीकेशन मतलब जब हमने स्टडी किया इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज़ की वजह से इसको आर्ट्स भी माना जाता है, जहाँ पर हम लोग अलग अलग नंबर्स फिगर्स जो है कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, जिसके लिए हम बार्स ग्राफ्स ये सारे जो चीज़ें हैं ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, इसीलिए इसको एज अ आर्ट भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज आर द रिजल्ट और आउटकम्स आर्काइव्ड आफ्टर टीचिंग अकॉर्डिंग टू द एम्स। मतलब जो वैल्यूज़ है वो क्या है, वो आउटकम्स कह सकते हो या फिर आप रिजल्ट कह सकते हो, जो कि टीचिंग के बाद आता है अगर आप जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करके अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाओ तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक इंक्लूड्स द वैल्यूज़ ऑफ, मतलब इकोनॉमिक पढ़ाने के लिए क्या क्या वैल्यूज़ होने चाहिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है। तो हमारे ऑप्शंस है ए प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है एक्चुअली, जब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो बच्चा है या स्टूडेंट है वो सिर्फ उसको याद कर रहा है या रट्टा लगा रहा है और उसके ज़िंदगी में वो कहीं पर भी हेल्पफुल साबित नहीं हो रहा है, तो ऐसी नॉलेज जो होती है वो यूज़फुल साबित नहीं होती है, वो यूज़लेस साबित होती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से क्या होता है, जो इंसान क्या होता है उसकी ज़िंदगी में वो मददगार साबित होना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स से क्या होता है, जो व्यक्ति है उसके डेली लाइफ में जो भी काम है उसमें वो हेल्पफुल साबित होता है। इकोनॉमिक्स की मदद से जो घर के काम है, घर को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसमें भी मदद मिलती है। इकोनॉमिक्स की समझ अगर किसी बिजनेसमैन को रहे, अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो अपने बिज़नेस को ग्रो करने में फ़ायदेमंद साबित करने के लिए उसकी मदद करता है। दूसरी तरफ अगर कोई भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उसे बैंकिंग, ट्रेड या इंडस्ट्रीज ऐसे एक्सेट्रा जैसे प्लेस में जॉब मिलती है। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स है उसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो ह्यूमन के लाइफ में दिखता है। फिर बी सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू मतलब समाज में रहने के लिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स क्या है, समाज का ही हिस्सा है, तो एक समाज में हेल्दी तरीके से रहने के लिए, एक समाज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट कर सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक को पढ़ाते वक्त। ऑप्शन सी कल्चरल वैल्यू, जो डेवलप होता है मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज़ों के कोरिलेशनशिप में, क्योंकि इसमें क्या होता है जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और दूसरा इंडिविजुअल बीइंग क्या करता है उसको किस तरह से कंज्यूम करता है, प्रॉपर बैलेंस बना के, ठीक है। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब प्रैक्टिकल, सोशल और कल्चरल ये तीनों ही वैल्यूज़ को इंक्लूड करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जब एक टीचर क्लासरूम में इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पढ़ाए या इकोनॉमिक सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को पढ़ाए, उनका एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में ये वैल्यू ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए कि बच्चों को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मूल्य साबित हो सकता है, यहाँ पर मिल सकता है वैल्यू, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, सोशली हो या फिर वो कल्चरली हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द CBSE 2008 डॉक्यूमेंट, मतलब CBSE का जो डॉक्यूमेंट आया था 2008 में, इसके अकॉर्डिंगली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एट हायर सेकेंडरी स्टेज विच इंक्लूड, जब आप टीचिंग करो इकोनॉमिक्स को हायर सेकेंडरी स्टेज में तो आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, 1 टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, पहला चीज़ तो ये देखना चाहिए कि जो भी आप इकोनॉमिक कंसेप्ट समझा रहे हो वो बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, टू इनेबल लर्नर्स टू रियलाइज़ देयर रोल इन नेशन बिल्डिंग, इस तरह से अपने बच्चों को सिखाए ताकि उन लर्नर जो भी है उनको इनेबल कर सको आप कि वो किस तरह से अपने देश को और ज़्यादा बेहतर बना सके। एंड सेंसिटाइज देम टू द इकोनॉमिक इश्यूज़ दैट द नेशन इज़ फेसिंग टुडे, और जो भी आर्थिक प्रॉब्लम है या इश्यूज़ है आज के डेट पे जिस भी कंट्री को वो स्टूडेंट बिलोंग करता है उसके बारे में पता चले और उसको सेंसिटिवली वो सोचे किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तीसरी चीज़, to equip learners with basic tools of economics and statistics to analyze economic issues, मतलब आप लर्नर को इस तरह से इकोनॉमिक्स समझाओ या सिखाओ ऐसे टॉपिक्स को जब आप उसको कैलकुलेशन किस तरह से करना है, मतलब इकोनॉमिक हर चीज़ का एक टूल्स और टेक्निक होता है सब चीज़ को कैलकुलेट करने का, समझने का, जैसे कि GDP कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, ठीक है।
तो हर एक चीज़ का जो कैलकुलेशन का तरीका है, इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपके बच्चे को समझ होनी चाहिए, उनको स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझ होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जो है उसको एनालाइज कर पाएंगे। ऑप्शन 4, टू इनेबल कैंडिडेट्स टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, टर्म, कंसेप्ट, कन्वेंशन, ट्रेंड्स, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, अजम्पशन, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम, प्रोसेसेस एक्सेट्रा। या फिर आप अपने स्टूडेंट को, अपने कैंडिडेट को इस तरह से इनेबल करो कि वो इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो जानकारी है वो डेवलप कर सके, समझ है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर के लिए ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमको एज अ ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक टीचर के जैसा अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा जब भी हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाए, हायर सेकेंडरी लेवल में, सेकेंडरी स्टेज में। हमारा जो ऑप्शन है ए, स्टेटमेंट 1 एंड 4, मतलब जो स्टेटमेंट 1 और 4 है वो करेक्ट है, वो सही ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 एंड 3, मतलब जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन मिला है हमको वो दोनों सही है। सी, स्टेटमेंट 3 एंड 4, मतलब जो स्टेटमेंट 3 और 4 मिला है वो दोनों सही है। या फिर ऑप्शन डी, जहाँ पर स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 सबके सभी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं, सबके सभी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर को अपने माइंड में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, जहाँ पर ये चारों ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली बेसिक टाइम पे एक टीचर को अपने माइंड में रखना चाहिए जब भी वो हायर सेकेंडरी लेवल में इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाए तो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिसिस ऑफ अ गिवन कंटेंट मटेरियल इन एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक कैरिड आउट वेल इन द स्पिरिट ऑफ द साइंस ऑफ टीचिंग इज नोन बाय द टर्म। अगर आपको कोई भी एक कंटेंट दिया जाए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसका आप कोई भी टॉपिक जो है उसको एनालाइज करो और उसको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाओ, तो ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए, कंटेंट एनालिसिस, बी, थ्योरी एनालिसिस, सी, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट्स एंड डी, टॉपिक एनालिसिस। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोई भी सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मटेरियल, कोई भी आपको टॉपिक प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। बिकॉज यहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉपिक्स या कंटेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कंटेंट एनालिसिस के बारे में अगर कहा जाए तो आप क्या कर रहे हो, एक कंटेंट को लेकर बात कर रहे हो। थियोरी मतलब अब किसी भी पर्टिकुलर थियोरी आपको जो दिया गया है उसको लेकर आप बात कर रहे हो, और टॉपिक जो है आपको जो भी टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं कंटेंट के अंदर से उसको लेकर आप बात करते हो। अगर हम पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट कहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कवर होता है। जब हम पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इसके स्टेप्स के बारे में बात ना करें, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस, ताकि हमको पता चले कि पेडागोजिकल एनालिसिस करते वक्त हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड यूनिट इनटू सुइटेबल सब यूनिट्स। जो भी आपको कंटेंट दिया गया है पर्टिकुलर यूनिट का, पहले तो आपको उसको क्या करना है, अलग अलग सुइटेबल सब यूनिट्स में उसको डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, एंड अरेंज द सिलेक्टेड सब यूनिट्स इनटू अ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पीरियड। फिर आपको क्या करना है, उन सारे सब यूनिट्स को प्रॉपरली अरेंज करना है कि आपको हर एक यूनिट के लिए, हर एक सब यूनिट के लिए कितना नंबर ऑफ पीरियड लगेगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए, खत्म करने के लिए। ठीक है, स्टेप 2, ब्रीफली राइट द एसेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सब यूनिट। अब आपने जो सब यूनिट सिलेक्ट किया है कंटेंट में से, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 के बाद उसका जो एसेंस है वो ब्रीफली आपको लिखना पड़ेगा, उसका सारा डिटेल्स आपको इन ब्रीफ देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं स्टेप 3, राइट अप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द सब यूनिट। अब आपने जो टॉपिक उठाया है या सब यूनिट उठाया है, उसके पहले आपने जो सब यूनिट पढ़ाया था या टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड आपको एक अप्रोप्रिएट प्रीवियस नॉलेज जो है वो लिखना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल्स बताना पड़ेगा, तभी आप अपना क्लास जो है आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, स्टेप 4, राइट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी सिलेक्टेड फॉर द सब यूनिट। अब आप जो यूनिट सिलेक्ट किए हो, आप जो पढ़ाने का तरीका है, आप जो टेक्निक यूज़ करने वाले हो, किस तरह से आप इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करने वाले हो, उसके बारे में आपको प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव आपको लिखना पड़ेगा कि आप अगर रीड करने वाले हो तो बच्चे से क्या समझेंगे, क्या उनको रियलाइज़ करेंगे, क्या उनको याद आएगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा स्टेप 4 में।
फिर आता है हमारा स्टेप 5, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर द सब यूनिट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो आपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था स्टेप 4 में, अब आपको स्टेप 5 में क्या करना है, उनके लिए प्रॉपर टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपका जो यूनिट है, सब यूनिट है, उसके बेसिस में, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6, गिव सुइटेबल एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन एनालॉजीज फॉर द सब यूनिट। जब भी आप उस सब यूनिट को या टॉपिक को पढ़ाओ अपने क्लासरूम में, तो हर एक टॉपिक हो, हर एक कंसेप्ट हो, हर एक सिंगल से सिंगल, छोटा से छोटा जो भी कंसेप्ट है, अगर उसके बारे में आप पढ़ा रहे हो तो उसके लिए आप प्रॉपर सुटेबल एग्जाम्पल दीजिए, इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड कीजिए, जो भी पॉसिबल वे हो सके, सो दैट बच्चे जो है उसको ईजिली समझ सके। ठीक है। फिर आता है हमारा फाइनल स्टेप, स्टेप 7। इसमें क्या हो जाएगा, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब आपको एक स्पेसिफिकेशन का टेबल बनाना पड़ेगा सब यूनिट के लिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट 6 क्राइटेरियन लिखना पड़ेगा, जैसे कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आइटम्स ईच विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ द सब यूनिट। आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में, जो भी आपने यहाँ पर कवर किया है उसके बारे में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मतलब CRT वाले जो आइटम्स है उसको स्पेसिफिक क्राइटेरिया अपने सब यूनिट के साथ मैच करके लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको कोई भी टॉपिक या कंटेंट दिया जाए तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना पेडागोजिकल एनालिसिस जो आप वो कर सकते हो। आई होप आपको पेडागोजिकल एनालिसिस का कंसेप्ट और उसके स्टेप्स जो है क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी डाउट है तो कमेंट कीजिए फ्रीली, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम एक्सेप्ट। कौन से एस्पेक्ट को हम लोग नेशनल इनकम में जो है इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा जो है वो नेशनल इनकम के रिलेशन में सही नहीं है, यहाँ पर हमको वो आइडेंटिफाई करके बताना है। ए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूड इन नेशनल इनकम, मतलब हम लोग नेशनल इनकम में जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होता है एक पूरा ईयर का, उसको इंक्लूड करते हैं। बी, produced goods and services in a financial year are not included in national income। जो भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। सी, डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड, मतलब बार बार एक ही चीज़ के बारे में काउंटिंग करने को जो है अवॉइड किया जाता है। एंड डी, वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर मार्केट प्राइस। जो भी गुड्स या सर्विसेज हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें इंक्लूड करने वाले नेशनल इनकम में, उनका वैल्यूएशन आप कैसे करने वाले हो, उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके बेसिस में उसका जो वैल्यूएशन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म है जो नेशनल इनकम के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर का आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम में हम इसको इंक्लूड नहीं करें, जो कि गलत बात है। हम नेशनल इनकम में साल में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको इंक्लूड ज़रूर करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। किसी भी देश का जो टोटल इनकम है उसको क्या कंसिडर करते हैं हम, नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं। देयर आर डैश मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। कितने मेथड्स है नेशनल इनकम को मेजर करने का, हमारे ऑप्शंस है ए 1 मतलब 1, बी 2 मतलब 2, सी 3 मतलब 3 एंड डी 4 मतलब 4 मेथड है नेशनल इनकम को काउंट करने का या फिर मेजर करने का। हम लोगों को करेक्ट आंसर देने से पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ जिसमें आपको मेथड्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आई गेस आप लोग क्या कर पाओगे, इजीली फिर इसको आंसर कर पाओगे। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें हमारा फर्स्ट मेथड है आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड और फिर इन्वेंटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो नेशनल इनकम है इसको आउटपुट साइड से मेजर किया जाता है, इसको काउंट किया जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमी है इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गया, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग जितने भी सेक्टर्स है इसमें डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनका जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है प्रोड्यूस किया गया है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसके मार्केट वैल्यू के बेसिस पे काउंट किया जाता है, ऐड करके फाइनल वैल्यूएशन जो है निकाला जाता है। सेकेंड मेथड है हमारा
इनकम मेथड। अब इनकम मेथड जो है, हम तो इसमें इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनकम मेथड को हम फैक्टर कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेशनल इनकम है इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के साइड में एस्टिमेट करते हैं, मतलब मेजर करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो इनकम है हर एक सिटीजन का, एक पर्टिकुलर कंट्री का, उसको ऐड किया जाता है। कहाँ से? उसको हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से उसको इनकम मिला है। फॉर एग्जाम्पल इन अ वे ऑफ रेंट हो, वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, हर तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कमाया है, इनकम किया है, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब इस मेथड में कंसीडर किया जाता है और कैलकुलेट करके फाइनली फिर जो है नेशनल इनकम को है मेजर किया जाता है। क्लियर? फिर आता है हमारा थर्ड मेथड, दैट इज़ नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब, एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब होता है खर्चा। तो इस मेथड को हम लोग दूसरे नाम से, कौन से नाम से जानते हैं? जैसे कि आउटले मेथड। इसमें क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, हर एक सिटीजन का पर्टिकुलर ईयर में, सबको एडअप करके फाइनल फिगर निकाल के हम फिर क्या करते हैं, नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपके सामने मैंने कितने मेथड्स बताए आपको? 3 मेथड्स बताए। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन सी 3, जहाँ पर हम लोग मेजर करते हैं जो नेशनल इनकम है 3 मेथड से। पहला है आउटपुट मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bloom's taxonomy has been widely used as a basis for instructional design and was updated by। मतलब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसको यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा वाइडली एज अ बेसिस फॉर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, एज अ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के जैसा यूज़ करते हैं। और इसको अपडेट किया था बाय डैश टू रिफ्लेक्ट अ करंट एम्फेसिस ऑन एक्टिव लर्निंग। अभी का जो ज़माना है, अभी का जो करंट लर्निंग सिचुएशन चल रहा है, उसमें ज़्यादा महत्व देने के लिए इसको क्या किया गया, थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इसको किसने अपडेट किया है और ये टैक्सोनॉमी किसने प्रोड्यूस किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो हमारे ऑप्शंस है ए बेंजामिन ब्लूम, बी एंडरसन एंड क्रॉथहॉल, सी एल्फ्रेड मार्शल एंड डी एडम स्मिथ। अब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअली एक सेट है हायरार्कियल मॉडल का, जिसको यूज़ करते हैं हम एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई करने के लिए इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसको डेवलप किया था बेंजामिन ब्लूम ने ईयर 1956 में, ठीक है। और फिर उसको अपडेट किया एंडरसन, लॉरेन एंडरसन ने और क्रॉथहॉल ने ईयर 2001 में। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, एंडरसन एंड क्रॉथहॉल। अब हम जब ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी एक बार देख लेते हैं ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसको क्या था पहले और फिर उसको क्या अपडेट किया गया, इसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे पहला पुराना वर्जन, जिसको हम कहेंगे ओल्ड वर्जन, ओरिजिनल टैक्सोनॉमी, जो कि नाउन्स कहलाता था, जो आया था ईयर 1956 में। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है नॉलेज। नॉलेज इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक और यूनिवर्सल टॉपिक्स, जैसे कि किस तरह से बच्चे जो है कुछ चीज़ याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी सेटिंग हो या फिर पैटर्न हो, उसको वो लोग याद करते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन। अब इस टाइप में क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है बच्चे का, क्या वो समझा है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, वो यहाँ पर दिखता है। फिर है हमारा थर्ड एप्लीकेशन, मतलब जो भी उसने टॉपिक समझा, मतलब पहले तो उसको क्या हुआ, जो भी आपने पढ़ा है उसको वो याद आया, उसने रिकॉल किया, रिकग्नाइज किया। फिर उसने क्या किया, कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पर उसने वो अपना टॉपिक जो है उसको समझा। फिर आती है बारी एप्लीकेशन की, जो आपने पढ़ाया वो किस तरह से उस चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, जो आपने पढ़ाया या छोटे छोटे जो पार्ट्स आपने बताए उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ तोड़ के हायरार्की में उसको याद करना, उसको पता लगाने की कोशिश करना उसके बारे में, ठीक है। फिर आता है सिंथेसिस, मतलब जो भी एनालिसिस वाले जो सेगमेंट है, स्टेज में हमने तोड़ा था छोटे छोटे टॉपिक्स को, कंटेंट को, फाइनली जो सिंथेसिस वाला लेवल होता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को साथ में मिलाकर देखेंगे कि हमको पूरे कंसेप्ट के बारे में क्या समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आज के टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या समझाया, इकोनॉमिक का, नेशनल इनकम के बारे में अभी तक समझाया, पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में हमने कवर किया, फिर अलग अलग डेफिनेशंस को हमने कवर किया। एज अ होल हम जब सारे टॉपिक्स को अगर देखेंगे तो
हमने किसके बारे में डिस्कस किया, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया और किस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन से टॉपिक का क्या मतलब है, हम लोगों ने ये सब कवर किया। तो इस तरह से जो सिंथेसिस वाला लेवल है, स्टेज है, इसमें क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को साथ में मिलाकर एज अ होल देखने की कोशिश करते हैं। फिर आता है फाइनली इवैल्यूएशन, मतलब टेस्ट करने की बारी, कि जो हमने समझाया, जो हमने याद किया, हमने अप्लाई किया, एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया, वो हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा जजमेंट क्या है उस मटेरियल में, हमने जो भी मेथड प्रोवाइड किया उसको इवैल्यूएट करके देखने की कोशिश करते हैं कि वो सही निकला या फिर वो गलत निकला। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, जो कि प्रोवाइडेड था किसके द्वारा, एंडरसन एंड क्रॉथल के द्वारा, और इन लोगों ने इसको अपडेट कब किया था, 2001 ईयर में। इसका देखते हैं, हमारा सबसे पहला हो जाता है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग मतलब आपको याद कर रहे हो आप कुछ चीज़ को, ठीक है, जो कि चीज़ पहले क्या था, रिकॉलिंग। इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट वो एबल होगा किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, मेमोराइज हो, रिकॉल हो, रिपीट करने, रिप्रोड्यूस करने या फिर स्टेट करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपने आइडिया या कंसेप्ट समझाया है, जो स्टूडेंट है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगा, उसको क्लासीफाई कर पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिकग्नाइज, रिपोर्ट, सिलेक्ट, ट्रांसलेट और पैराफ्रेज कर पाएगा अंडरस्टैंडिंग वाले स्टेज में। फिर फाइनली आता है थर्ड स्टेप, दैट इज़ अप्लाइंग। कब वो अपने लाइफ में उसको अप्लाई करेगा, या अपने जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किया है उसको वो किस तरह से यूज़ करेगा इन अ न्यू वे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, स्केच बनाएगा, सॉल्व करेगा, यूज़ करेगा, लिखने लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या हो जाएगा, जो स्टूडेंट है वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि अलग अलग टाइप्स जो आपने समझाया उसके बीच का क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया, पेडागोजिकल एनालिसिस और कंटेंट एनालिसिस के बारे में। अब जो पेडागोजिकल एनालिसिस है वो क्या, हम पेडागोगी एज अ फुल सब्जेक्ट को कवर करते हैं, और जो कंटेंट एनालिसिस है हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक या कंटेंट को ही कवर करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो भी कंसेप्ट या टॉपिक आप समझाओगे, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया और फिर नेशनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या उसमें अंतर है, उसको कंपेयर करना सीखेगा, कॉन्ट्रास्ट करेगा, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेगा एनालाइजिंग वाले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेज इज इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में क्या हो जाएगा, जो बच्चा है उसने जो भी समझा है वो अपने डिसीजन को जस्टिफाई करेगा, उस पर खड़े रहने की कोशिश करेगा। अगर उसको लगता है कि उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है तो उसके लिए वो आर्ग्यू करेगा। अगर टीचर को लगता है कि जो स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है उसके इवैल्यूएशन के बाद में, इवैल्यूएटिंग के बाद में, तो टीचर क्या करेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी, उसको सपोर्ट करेगी और वैल्यू देगी। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट स्टेज, दैट इज़ क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में क्या हो जाएगा, वो न्यू प्रोडक्ट जो है आपने जो भी सिखाया उसको, उसके थ्रू वो क्रिएट करने लगेगा, समझने लगेगा। जैसे कि आप अगर किसी भी बच्चे को सम समझाते हो, जैसे कि 2+2, अभी आपने उसको क्या समझाया, 2+2 में क्या आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे आप उसको सम को बदल देते हो, जैसे कि 4+4, तो उसमें भी वो क्या करेगा, अपना नया आइडिया लगाएगा कि किस तरह से इसको मैं ऐड करूँ। जहाँ पर उसने 2+2 में क्या किया था, हर एक नंबर के लिए 2 बॉल्स बनाया था, अब वो 4 वाले में क्या करेगा, मेथड को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करेगा। वो ये सोचेगा कि मुझको जितना नंबर मिलता है मुझको उतना नंबर का बॉल बनाना है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर 4 मिला है तो 4 बॉल्स बनाएगा, 3 मिला है तो 3 बॉल्स बनाएगा। जैसा आप उसको पूछोगे वो अपना जो अभी तक वो समझ के आया है, जो उसने सीखा है, वो अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर नया नंबर में या फिर नए सम में या नए टॉपिक में क्रिएट करने की कोशिश करेगा, डिज़ाइन करने की कोशिश करेगा, डेवलप करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, इन्वेंट करने की कोशिश करेगा। अब जो ओरिजिनल है और जो रिवाइज्ड है इसमें क्या बदलाव है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है ओरिजिनल टैक्सोनॉमी और रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में, कि जो ओरिजिनल वाला वर्जन था वो था नाउन्स और जो रिवाइज्ड वाला वर्जन है ये है वर्ब्स। एक और डिफरेंस है इसमें, अगर आप देखोगे जो ओरिजिनल वर्जन का 5th वाला स्टेज है, मतलब 5वां स्टेज है सिंथेसिस का, वो रिवाइज्ड वाला टैक्सोनॉमी में 6 स्टेज बन गया, मतलब 6 नंबर पे पहुंच गया है। और जो 6th वाला स्टेज है ओरिजिनल टैक्सोनॉमी इवैल्यूएशन का, वो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में 5th स्टेज बन गया है इवैल्यूएटिंग। क्लियर?
तो ये था हमारा ओरिजिनल टैक्सोनॉमी और रिवाइज टैक्सोनॉमी का डिफरेंस और अपडेटेड वर्जन। अब आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको कब अप्लाई करना होगा। जब आप अपना लेसन प्लानिंग करोगे अपने क्लासरूम में कोई भी लेक्चर कंडक्ट करने से पहले, तब आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ध्यान में रखना है और इन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस में आपको अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर करना है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, organizing educational visits such as banks, departmental stores, industries, factories, rural places to study different aspects of the subject। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को जानने के लिए अलग अलग जगह पे विजिट करते हैं, जैसे कि बैंक हो, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, या फिर कोई भी गांव वाला प्लेस हो, विलेज वाला एरिया हो, रूरल प्लेसेस मतलब हो गया, तो उसको क्या कहते हैं हम। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन, ये सारे एक्टिविटीज़ कहाँ होती है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए साइंस क्लब में होती है, बी ज्योग्राफी क्लब में होती है, सी पॉलिटिकल क्लब में होती है, या फिर डी इकोनॉमिक क्लब में होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक्स क्लब। इकोनॉमिक्स क्लब में इसीलिए होती है क्योंकि हम यहाँ पर कहाँ कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, बैंक में जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने की बात करें, जहाँ पर क्या होता है, किस तरह से बाइंग सेलिंग होता है, कस्टमर आते हैं, बिलिंग किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। इंडस्ट्रीज़ जो कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होता है, जहाँ पर लैंड है, लेबर है, किस तरह से काम होता है, प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, ये सारा चीज़ें देखा जाता है। फैक्ट्रीज़ भी ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्री जैसा ही होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, वो सारा देखने के लिए लोग जाते हैं। रूरल प्लेसेस मतलब जो रूरल एरियाज़ है, विलेजेस है, वहाँ पर किस तरह से जो ट्रेड है वो होता है, वो देखने के लिए लोग जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट को देखने के लिए जाते हैं। इसी वजह से ये जो एक्टिविटी है ये इकोनॉमिक्स क्लब का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ इकोनॉमिक क्लब इंक्लूड्स। आप अगर एक इकोनॉमिक क्लब को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या इंक्लूड करोगे। तो हमारे ऑप्शंस है, ए डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ अ क्लब इट विल बी। पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह का आपका क्लब होगा। बी फिगर आउट वेयर एंड व्हेन योर क्लब विल मीट। दूसरी बात आपको ये फिगर आउट करना होगा कि कहाँ और कैसे और कब आपका जो क्लब है, आपके जो क्लब मेंबर्स हैं, मिलेंगे। सी डिसाइड द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द क्लब। और फिर तीसरा नंबर है, आपको अपने क्लब के लिए रूल्स और प्रोसीजर्स जो है वो डिसाइड करना है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से जो सभी है वो सारा हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के वक्त में लगेगा जब हम एक इकोनॉमिक क्लब को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज अगर हम एक इकोनॉमिक क्लब का सेटअप करेंगे तो हमको इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा आगे का काम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is important because it helps teacher ensure that the day-to-day activities that go on in their classroom are providing students with an adequate level of long-term progress towards the goal। क्या चीज़ है जो एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो टीचर अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर चेक रख सकती है और जो भी उनके क्लासरूम में हो रहा है, घटनाएं घट रही है, जो भी वो लोग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं अपने क्लासरूम में, और इसी वजह से उनको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि जो स्टूडेंट है उनका जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस है लॉन्ग टर्म में वो कितना दूर तक पहुँचा है अपने गोल की तरफ, ठीक है, उसे भी वो चेक कर सकती है। तो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पर, ए रेगुलर इवैल्यूएशन, मतलब बार बार अगर वो इवैल्यूएशन लेती रहेगी, एग्ज़ाम लेती रहेगी, रेगुलर टेस्ट। बी लेसन प्लानिंग, अगर वो लेसन प्लानिंग करके पढ़ाएगी, अपने लेसन जो भी उसको टॉपिक जो भी है कंटेंट पढ़ाना है उसको वो प्लानिंग करेगी। सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार, अगर वो सेमिनार्स कंडक्ट करेगी। एंड डी एक्सकर्शन, मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाएगी टॉपिक्स या कंटेंट्स जो है वो समझाने के लिए, फील्ड ट्रिप्स जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है लेसन प्लानिंग। बिकॉज यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जो टीचर है उसको डे टू डे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने अपने क्लासरूम में कंडक्ट किया है, और उनको रेगुलर अपने स्टूडेंट का जो ग्रोथ हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है अपने गोल की तरफ, उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेसन प्लानिंग इज़ इसेंशियल बिकॉज लेसन प्लानिंग क्यों बहुत ही ज़रूरी है एक टीचर के लिए। बिना लेसन प्लानिंग के टीचर को क्यों पढ़ाना नहीं चाहिए। तो हमारे ऑप्शंस को देखते हैं, आपको इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है। ए, इट हेल्प्स द टीचर टू कंडक्ट हिज और हर लेसन इन एन ऑर्डरली फैशन एंड इट अलाउज स्टूडेंट टू नो वॉट दे आर गोइंग टू बी लर्निंग एंड हाउ इट फिट्स इन टू देयर कोर्स सिलेबस। मतलब अगर लेसन प्लानिंग करोगे तो एक टीचर को मदद मिलेगी एक प्रॉपर ऑर्डर में जाने के लिए, सीक्वेंस में पढ़ाने का उसको हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, सिर्फ टीचर को मदद नहीं मिलेगा, स्टूडेंट को भी ये मदद मिलेगा, उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो लोग क्या पढ़ने वाले हैं और सिलेबस में इसका क्या रोल है और कहाँ पर से कौन से सिलेबस में से कौन से टॉपिक में से इसको लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लासरूम में गए हो, पहले आप 5th चैप्टर पढ़ा रहे हो, फिर आप आ जाते हो 1st चैप्टर में। क्यों? अगर हमको लाइन बाय लाइन कंटेंट दिया जाता है, क्योंकि वो जो टेक्स्ट बुक है इस तरह से फ्रेम किया जाता है डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली, अलग अलग सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, सो दैट पहले वो स्टेज 1 कंप्लीट करे, फिर वो स्टेज 2 पे जाए, फिर वो स्टेज 3, फिर स्टेज 4, फिर स्टेज 5 पे जाए, सो दैट लाइन बाय लाइन जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में बच्चे का जो है ग्रोथ हो सके, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ सके। ऑप्शन बी, एवरी इंडिविजुअल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सफर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी। मतलब हर एक इंडिविजुअल को एक टाइम आता है, अपने ज़िंदगी में वक्त आता है जब उसको क्या होता है, पैसों के वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब पैसों की कमी होने की वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करता है वो। सी, स्टूडेंट्स नॉलेज इज़ एनरिच। स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो एनरिच होती है, इसके लिए लेसन प्लानिंग करना पड़ता है। डी, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। या फिर हमको स्टूडेंट को ये सिखाना होता है कि वो किस तरह से अपने जो पैसे है उसको खर्चा करे, इसके लिए लेसन प्लानिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा सबसे करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें हम लोग सिर्फ टीचर के फ़ायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के फ़ायदे की भी बात कर रहे हैं, जहाँ पर टीचर को जो भी सीक्वेंस में वो टॉपिक पढ़ाने वाली है उसका एक मदद मिलता है, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता है। साइमल्टेनियसली जो स्टूडेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि क्या वो पढ़ने वाला है और उसके कौन से सिलेबस में ये टॉपिक जो है वो एडेड है। क्लियर? Next question, economic excursion includes a visit to a place that gives student the chance to study something in a real environment. Economic excursion में क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट है वो अलग अलग प्लेसेस में जा सकते हैं अपने स्टडी के लिए, जहाँ पर वो लोग रियल एनवायरनमेंट में जो चीज़ है वो सीखेंगे। ठीक है, ना कि एज ए इमेजिनरी एनवायरनमेंट में वो चीज़ों को सीखेंगे। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्सकर्जन का पार्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है विजिट टू इन्फोसिस कंपनी, अगर वो इन्फोसिस कंपनी में जाते हैं। बी, विजिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी, विजिट टू द तोराना फोर्ट, या तो वो तोराना फोर्ट जाते हैं विजिट करने के लिए, देखने के लिए कैसा है वो फोर्ट। एंड डी, विजिट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं एक्सकर्शन के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विजिट टू द तोराना फोर्ट, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्सकर्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये तोराना फोर्ट, एक किला में, आप एक किला में जाओगे तो वहाँ पर आप इकोनॉमिकली क्या सीखोगे। ठीक है ना, तो ये एक हिस्टोरिकल एक्सकर्शन का पार्ट है बट नॉट अ इकोनॉमिक एक्सकर्शन। बाकी तीनों जो है वो इकोनॉमिक एक्सकर्शन का पार्ट है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, While preparing lesson plan, a teacher must keep in mind। जब एक टीचर लेसन प्लान बना रही है तो उनको क्या बातों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को अपने माइंड में रखना चाहिए। हमारे ऑप्शंस है ए, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द स्कूल, स्कूल का क्या टाइम है। ऑप्शन बी, व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ। डू माई लर्नर्स अंडरस्टैंड, मतलब मेरे जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो उनको समझ आ रहा है या नहीं। सी, व्हेन शुड द क्लास गेट ओवर, कब ये क्लास ख़त्म होगा। एंड डी, हाउ शुड आई पनिश द स्टूडेंट हु मिसबिहेव्स, किस तरह से मैं उन स्टूडेंट को पनिश करूँ जो मिसबिहेव करेंगे। तो सबसे पहला तो एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए जब वो लेसन प्लान करे, पहली बात कि हु एम आई टीचिंग, मैं किन को पढ़ाने वाली हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कौन है। ठीक है, प्राइमरी स्टूडेंट्स है, सेकेंड स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट है, कैसे स्टूडेंट है, वो हमको पता होना चाहिए। फिर होता है व्हाट एम आई टीचिंग, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, इसके बारे में एक टीचर को पहला पता होना चाहिए। तीसरी बात, हाउ विल आई टीच इट, किस तरह से आप वो जो पढ़ाने वाले हो टॉपिक किस तरह से पढ़ाओगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाओगे, थियोरी के थ्रू पढ़ाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू पढ़ाओगे, एक्सकर्शन के थ्रू पढ़ाओगे, किस मेथड से आप पढ़ाने वाले हो, यहाँ पर इस टीचर को पता होना चाहिए। फिर चौथी बात,
डू माई लर्नर्स अंडरस्टैंड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक सब्जेक्ट किसी भी मेथड से पढ़ाओ वो आपके स्टूडेंट को, आपके जो लर्नर है उनको समझ आ रहा है या नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जब एक टीचर लेसन प्लान करेगी तो उसको ये बात को ध्यान देना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रही है और जो भी वो टॉपिक पढ़ा रही है उसके स्टूडेंट को वो समझ आ रहा है या नहीं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गिव इकोनॉमिक टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। आपको पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए सामने आ रहे स्टेटमेंट्स का 1 बाय 1 करके इकोनॉमिक टर्म्स प्रोवाइड करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ फास्टर देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन का रेट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो इस टर्म को कौन सा आप नाम दोगे, इस सिचुएशन को कौन सा टर्म बोलोगे? हमारा आंसर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऐसा सिचुएशन जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुकाबले, वैसे सिचुएशन को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उसके बीच का जो डिफरेंस है इसको आप क्या कहते हो? हमारा आंसर है यहाँ पर सर्वाइवल रेट। मतलब जो लोग बच गए हैं, जो लोग जिंदा हैं। नेक्स्ट, बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी इक्वल लेवल में है और जो नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है वो भी इक्वल है, मतलब 50-50 है दोनों का। बैलेंस की बात करें हम ना, तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं हम? पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फिर आप इजीली इसको आंसर कर पाओगे। ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों ही एक बैलेंस में चल रहा है, 50-50 चल रहा है। हमारा आंसर है यहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जो दोनों ही सेम लेवल में चलता है, बैलेंस में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, जब उनके लिमिट, उनके लेवल से पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगता है, हाइपर हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या कहोगे? पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो हमारा आंसर है यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम।